बिहार में बीजेपी ने चुनावी वादा किया कि जीतने पर वे हर नागरिक को कोरोना का वैक्सीन फ्री में देंगे। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष तिलमिला उठा। संजय राउत से लेकर गांधी वाड्रा तक सब बेचैन हो गए। हालांकि बिहार में बीजेपी के इस चुनावी वादे के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसा ही वादा किया और तमिलनाडु के AIADMK सरकार ने भी फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया। देश में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। देश की विपक्षी पार्टियां भले ही सियासत कर रही हों, लेकिन बीजेपी का ये चुनावी वादा अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे जो बाइडेन को काफी पसंद आया और उन्होंने अमेरिका के लोगों से बीजेपी का चुनावी वादा दोहरा दिया। जो बाइडेन ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो सभी अमेरिकी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और प्रभावशाली वैक्सीन के आते ही ये सब के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, भले ही किसी ने स्वास्थ्य बीमा करवाया हो या नहीं। अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है। हालांकि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी और इसे सब के लिए मुफ्त होना चाहिए। लेकिन 2,25,000 अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने के बाद जो बाइडेन कोरोना वायरस के खिलाफ कमजोर तैयारी के लिए ट्रंप को घेर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि ये वायरस पिछले कुछ दशकों में आई सबसे बड़ी आपदा है और ये धीमा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे अमेरिका के सभी प्रांतों के लोग मर रहे हैं। 77 वर्षीय राष्ट्रपति उम्मीदवार ने कहा कि वायरस के आने के 8 महीने बीत जाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के पास इससे निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इतनी संख्या में हुई मौतों पर वे चुप हैं। उन्होंने कहा वो जैसे ही जीतेंगे कोरोना वायरस से आगे निकलने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की जाएगी ताकि जीवन पहले की तरह पटरी पर लौट सके। उन्होंने कहा वो एक नेशनल टेस्टिंग प्लान तो बनाएंगे ही, साथ ही सरकारी इमारतों और ट्रांसपोर्ट्स में नेशनल मास्क मैंडेट की भी घोषणा करेंगे। उन्होंने सत्ता में आते ही कांग्रेस में इससे संबंधित बिल पारित करने का भी वादा किया है। बिहार चुनाव में घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने भी सरकार बनने के बाद सभी को मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीन मुहैया कराने का वादा किया है। इसके बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि केवल बिहार के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि वे स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों पर होता है और बीजेपी ने बिहार में सरकार बनने पर मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने का वादा किया। इससे चिढ़कर शिवसेना के संजय राउत तो बीजेपी से यहां तक पूछ बैठे कि बाकी राज्य पाकिस्तान में हैं क्या। विपक्षी दलों और मीडिया ने इसे लेकर केवल बिहार में मुफ्त वैक्सीन कहकर प्रचारित किया, जिससे दूसरे राज्यों में संशय का माहौल बना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और हर पार्टी ये घोषणा करने को स्वतंत्र है कि वो सत्ता में आने पर क्या करेगी। हालांकि यही विपक्षी नेता जो बाइडेन के बयान पर चुप हैं। अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की हवा को गंदा बता दिया था और इसके जवाब में बाइडेन ने उन्हें याद दिलाया कि दोस्तों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता और ये वैश्विक क्लाइमेट चेंज से निपटने का तरीका नहीं है। रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस भी भारतीय तमिल मूल की हैं। बाइडेन ने कहा कि रूस और चीन गंदे हैं, भारत गंदा नहीं है। हालांकि ट्रंप भी भारतीय मूल के वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं। ये भी याद करने की जरूरत है कि 1992 में अमेरिकी सीनेट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने रूस से कहा कि वो भारत के साथ $250 मिलियन के करार पर आगे बढ़ा तो उसे $24 बिलियन की अमेरिका की आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। कमेटी के तब अध्यक्ष रहे जो बाइडेन ने तब इसे खतरनाक बताते हुए इसे रोकने के लिए प्रस्ताव दिया था। उन्होंने इसे मानवाधिकार और आर्म्स करारों के उल्लंघन के साथ जोड़कर देखा था, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति सीनियर बुश को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। महबूबा मुफ्ती और कश्मीर के सारे अलगाववादियों ने मिलकर फारूक अब्दुल्ला को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने अपना अध्यक्ष और महबूबा मुफ्ती को 6 पार्टी समूह का उपाध्यक्ष घोषित किया है और जम्मू कश्मीर के पुराने झंडे को अपना प्रतीक बनाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, पूर्व अलगाववादी और राजनेता सज्जाद लोन और कुछ अन्य लोगों ने एकजुट होकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का गठन किया है। गुपकार गठबंधन का उद्देश्य कथित तौर पर अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का। सज्जाद लोन को गठबंधन का प्रवक्ता बनाया गया है।
उन्होंने अलायंस के प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालते हुए आधिकारिक तौर पर पत्रकारों के समक्ष अलायंस के नवनियुक्त पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। नया प्रभार संभालने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने अलायंस के उद्देश्य को उजागर करते हुए कहा कि हम बीजेपी के विरोधी हैं और इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्र विरोधी हैं। ये राष्ट्र विरोधी जमात नहीं है। हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का अधिकार बहाल हो। महबूबा मुफ्ती ने नजरबंदी से रिहाई के बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो कुछ छीन लिया गया है उसकी बहाली के लिए हम संघर्ष करेंगे। हमारी संवैधानिक लड़ाई है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार 5 अगस्त 2019 से पहले के राज्य के लोगों के अधिकारों को वापस करे। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा वापस नहीं मिल जाता तब तक वह दूसरा झंडा यानी तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगी। मुफ्ती ने कहा कि उनका झंडा डाकुओं ने ले लिया है। 14 महीने तक हिरासत में रहने के बाद हाल ही में रिहा हुई महबूबा मुफ्ती ने कहा था, जब तक केंद्र सरकार हमारे हक को वापस नहीं करती तब तक मुझे कोई भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने तक उनका संघर्ष खत्म नहीं होगा। वह कश्मीर को पुराना दर्जा दिलवाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 को लेकर भारत सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन की मदद से फिर से अनुच्छेद 370 को वापस लाया जा सकेगा। गौरतलब है कि भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर राज्य के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले के बाद से ही विरोधी दल इस कदम के खिलाफ लगातार द्वेषपूर्ण अभियान चला रहे हैं। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर बीजेपी है। सिंधिया हैं या फिर महिलाएं, और वह भी अनुसूचित जाति की। ये सवाल इसलिए कि कमलनाथ बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कहते हैं, तो दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी की मीनाक्षी नटराजन को टंच माल कह देते हैं। और अब कांग्रेस के बड़े नेता अजय सिंह ने कांग्रेस की उम्मीदवार पारुल साहू को टिकाऊ माल कह दिया। इमरती देवी के खिलाफ कमलनाथ की टिप्पणी का विवाद खत्म भी नहीं हुआ था। ये अजय सिंह के इस बयान से मध्य प्रदेश की सियासत फिर गर्मा गई। मजेदार बात यह है कि हर कहीं महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली प्रियंका वाड्रा की जुबान अपने नेताओं के इस करतूत पर बंद है, लेकिन बीजेपी इस मामले पर खामोश नहीं है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कमलनाथ और अजय सिंह ने महिला ही नहीं अनुसूचित जाति का भी अपमान किया है। इस बयान से कांग्रेस की कथनी और करनी नजर आ रही है। कांग्रेस तो कई दिनों से लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना का मजाक उड़ाती रही है। डबरा की सभा में कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है वह अनुसूचित जाति का भी प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस नेताओं के टिप्पणी से प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता पर कलंक लगा है। सिंधिया ने कहा, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार में इमरती देवी भी मंत्री थीं। उनके प्रति ऐसी टिप्पणी करना ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच महिलाओं के प्रति कैसी है। कांग्रेस नेता महिलाओं को लेकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन रविवार को असलियत सामने आ गई। दोनों कांग्रेस नेताओं ने अपनी गंदी सोच प्रदेश की जनता के सामने रख दी। दिग्विजय सिंह ने तो एक सभा में कई सालों पहले मीनाक्षी नटराजन को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ भी गलत किया। उनके दिखाए हुए रास्ते पर कांग्रेस के बड़े नेता उल्टा चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष खुद महिला हैं। उन्हें महिलाओं का अपमान करने वाले नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस नेता इस तरह के बयान देकर कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं? अजय सिंह जिस परिवार से आते हैं वहां कभी ऐसी बातें नहीं बोली जाती हैं। उनके पिता अर्जुन सिंह भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने हर व्यक्ति का सम्मान किया, कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोले। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में सेंधमारी भी जारी है। सिंधिया कांग्रेस को लगातार बड़े बड़े झटके देते रहे हैं। उपचुनावों में हफ्ते भर पहले एक विधायक ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की हवा खराब कर दी।
प्रद्युम्न सिंह लोधी पहले ही इस्तीफा देकर बीजेपी में जा चुके हैं। इस बार उनके छोटे भाई दमोह के विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा थमा दिया। हालांकि काफी पहले से उनके बीजेपी में चर्चे थे, लेकिन तब राहुल ने कांग्रेस छोड़ने की संभावना से इनकार कर दिया था। लेकिन उपचुनावों के ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। राहुल लोधी ने पहले प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साल 2003 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दमोह आए थे, उसी समय राहुल लोधी ने कांग्रेस का दामन थामा था और वे तब से लेकर अब तक कांग्रेस के ही साथ रहे। कांग्रेस ने ही उन्हें दमोह विधानसभा में अपना प्रत्याशी बनाया और उन्होंने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाते हुए ये सीट बीजेपी से छीनकर कांग्रेस के पाले में कर डाली। राहुल सिंह लोधी ने कहा था कि उनको कांग्रेस पार्टी ने विधायक बनाया है और वे हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। लेकिन उपचुनाव से एक हफ्ते पहले उन्होंने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि बीते महीने ही राहुल सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल ने कहा था कि परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं, लेकिन वे किसी भी हालत में कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया था। राहुल सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि मेरे कांग्रेस से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे पास पहले भी कई बार ऑफर आया, लेकिन मैं नहीं गया। कांग्रेस मुझे राजनीति में लाई है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ हूँ। संघर्ष की लड़ाई सभी जगह होती है। असली राजनेता वही होता है जो समस्याओं से लड़ता रहे और जनता की सेवा करता रहे। इसलिए उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वे कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद एक और सीट खाली हो गई है, जिस पर अब उपचुनाव होंगे। बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव से सीधा सवाल किया और कहा कि अपनी राजनीतिक बेरोजगारी दूर करने के लिए 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है, जो पूरी तरह से झूठा वादा है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि जिन लोगों को पहले काम करने का मौका मिला तो वे काम करने की जगह कांड करने में लग गए और अब जब राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए हैं तो अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए बेरोजगारों को रोजगार देने का झूठा वादा कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपने जीवन काल में एक दिन का भी ईमानदारी पूर्वक रोजगार कर कुछ कमाया न हो, उसे रोजगार पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। पहले भी बिहार दौरे पर आ चुके तेजस्वी सूर्या ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला था। दरअसल तेजस्वी यादव ने चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी घोषणा की, जिसमें बिहार में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। वो भी पहले ही कैबिनेट की बैठक के दौरान। तेजस्वी यादव की इस घोषणा के बाद से ही बिहार के सियासी दल उन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के लोगों ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि तेजस्वी यादव इतनी नौकरियों के लिए पैसा कहां से लाएंगे। बिहार में पहले चरण के चुनाव में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं और तेजस्वी अपने हर चुनावी सभा में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा सबसे पहले कर चुके हैं। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आरजेडी के युवा नेता बिहार में जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सब नेताओं को ये बोलना चाहता हूं कि बिहार के युवाओं की सिर्फ एक ही जाति है, वह राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और बिहार भक्ति। हम सब यह भी जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। भारत का भविष्य बिहार के भविष्य पर निर्भर है, इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 15 सालों में जो विकास की यात्रा चालू है, उस विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाने में ये चुनाव महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ और मजबूत करने के लिए हर बिहार के युवा का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार आने वाले दिनों में सभी क्षेत्रों में एक नई ऊंचाई पर होगा, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, मेडिकल, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग। जिन्होंने पूरे जीवन में एक भी दिन ईमानदारी से रोजगार नहीं किया, वैसे लोगों को रोजगार देने का आइडिया भी कैसे आ सकता है। उन लोगों को बेरोजगारी पर बात करने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। जिस प्रकार से 15 सालों के राजद के राज में अपहरण, लूट जैसी घटनाएं होती थीं, उनके 15 साल का असर 3-4 पीढ़ियों पर पड़ता है।